हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमने पृष्ठभूमि समझ ली है। अब उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला होती है के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं। हमें जो सुल्तानों के बारे में जानकारी है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, जैसे हो गया अभिलेख, हो गया सिक्के, हो गए स्थापत्य कला, हो गई। इनके माध्यम से काफ़ी कुछ सूचनाएं हमें मिल जाती हैं। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास हैं, तारीख और जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा में फारसी में लिखे गए थे। अब इनमें भी महत्वपूर्ण कौन से हैं? जो उन सुल्तानों के शासनकाल में लिखी गई किताबें हैं, जो फारसी में लिखी गई हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं। तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो तावरीख के लेखक यानी तावरीख का मतलब मैं यहाँ समझा दूँ आपको। तावरीख यानी तारीख यानी तावरीख, ठीक है। तारीख एक वचन में हो गया, तावरीख बहुवचन में। तो तावरीख के लेखक, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाएं लिखते थे, जो उस समय के तारीखें लिखा करते थे, वो लेखक होते थे, सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे और वे न्याय संगत प्रशासन के महत्व में बल देते थे। न्याय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। 13वीं सदी के इतिहासकार, जो 13वीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, फख्र-ए-मुदब्बर ने लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, और वेतन आता है किसानों को एकत्र किए गए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो इसने एक बहुत गजब की बात कही है, जिसकी बात इन इतिहासकार के शब्दों में काफ़ी वजन है। यानी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी जो राज्य चलता है, कोई भी जो राजा होता है, वो सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, और सैनिक कब चलते हैं? जब उन्हें वेतन मिलेगा। वेतन कैसे मिलता है? जो किसानों द्वारा एकत्र किया गया राजस्व से आता है। और किसान राजस्व कब देंगे? जब वो खुश रहेंगे। और किसान खुश कब रहेंगे? जब राजा न्याय और ईमानदार से परिपूर्ण होगा। तो देखा जाए कि घूम फिर के सारी चीज़ें राजा के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कोई राज्य कितना खुशहाल है, कितना संपन्न है, वो वहाँ के राजा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको सारी बातें? अब आइएगा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ये कुछ और ध्यान वाली बातें हैं। जो तावारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। अब जो तारीखें लिखते थे, जो घटनाएं लिखते थे, वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद कभी नहीं रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उसमें ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में से लिखते थे। तो वो जो तवारीख लिखते थे, वो अक्सर क्या करते थे कि अपने सुल्तानों से अच्छी खासी इनाम लेने के लिए, ढेर सारे पैसे लेने के लिए उनके बारे में ज़्यादा लिखा करते थे। ठीक है, ये लेखक अक्सर शासकों का जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। अभी जो लेखक होते थे, वो क्या करते थे? जो वहाँ के शासक होते थे, उनको जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के बारे में सलाह देते थे और लिखते थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश की बेटी रजिया के बारे में। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। तो ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया।
ठीक है। यह उस समय की सबसे यो अनोखी घटनाओं में से इसलिए है क्योंकि उस समय कोई भी जो महिला होती थी वो राज सिंहासन पर नहीं बैठती थी, लेकिन यह उस दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इकलौती महिला हैं जिन्होंने सिंहासन पर बैठा और वहाँ पर शासन किया। ये कब की बात है? 1236 में। वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। अब जो इल्तुतमिश थे वह अभी अपने सभी भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम थी, यानी सबसे ज़्यादा सक्षम थी और सबसे ज़्यादा होशियार भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो रानियां होती थी उनको शासक करने का अधिकार नहीं होता था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासक करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। पढ़ते हैं रजिया के बारे में। मिन्हाज ए सिराज ने क्या लिखा है? मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया कि वह इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश वारंगल क्षेत्र में किसी समय कातकी वंश का राजा था। ठीक है। जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है के वारंगल जो क्षेत्र है वह किसी समय कातकी वंश का राज्य था। ठीक है। उस समय की रानी रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था और एक महिला शासक थी। कश्मीर की रानी दिद्दा जिनका कार्यकाल 1908 से 1003 तक है, उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपने प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। ये सारी चीज़ें थी जो मिन्हाज उस सिराज ने किसके बारे में? रजिया के बारे में लिखी थी। ये सारी चीज़। अब थोड़ा सा शब्दावली में जाते हैं और पढ़ते हैं जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। ठीक है। यानी कोई भी अधिकार जो आपको जन्म से मिला हो वो जन्मसिद्ध अधिकार कहलाता है। जैसे आप कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब वो छोटा होता है तो उसे जन्म से ही अधिकार है कि वह कहीं भी जा सकता है, तो यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार कहलाएगा। ठीक है। उदाहरण के तौर पर और समझते हैं, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने का कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ठीक है। लिंग भेद समझेंगे। लिंग भेद क्या होता है? स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संरचना संबंधी अंतर लिंग भेद कहलाता है। यानी जेंडर डिफरेंस जो लोग करते हैं उसे ही लिंग भेद से समझेंगे। स्त्री और पुरुष हो गए, उनके सामाजिक तथा जो शारीरिक रचनाएं होती हैं उनमें अंतर करना लिंग भेद कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में? दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं उनके बारे में। ठीक है। कि उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। और उसके आगे हमने पढ़ा रजिया जी के बारे में जो इल्तुतमिश की बेटी थी और उन्होंने वहाँ पर सिंहासन भी किया। और उस समय के मशहूर इतिहासकार लेखक, ठीक है, उन्होंने मिन्हाज ए सिराज रजिया के बारे में क्या कहा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट सेक्शन के डाउट एक वीडियो में ज़रूर कंप्लीट कराऊंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बेस्ट ऑफ लक।